पॉलिटेक्निक गुरु में आपका स्वागत है। एफएमएसएच में फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यूनिट से पाइप फ्लो के दौरान होने वाले सभी प्रकार के लॉसेस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जान लिया था कि फ्लो के दौरान कौन कौन से लॉसेस होते हैं तथा किस किस वजह से होते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग हेड लॉसेस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि माइनर लॉसेस के अंतर्गत आता है। हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट का क्या मतलब है? अचानक से फ्लो एरिया वृद्धि की वजह से हेड लॉस या ऊर्जा में कमी। और किसकी ऊर्जा में कमी? जो फ्लूइड पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको एक कॉमन स्ट्रेट पाइप के एग्जांपल से आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट पाइप है और इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये नॉर्मली ऐसे ही चलने की कोशिश करेगा अगर पाइप का डायमीटर यही रहे तो। अब फ्लो के दौरान अचानक से क्या हो जाए कि एक थोड़े से बड़े डायमीटर के पाइप में ये पहुंच जाए। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा कि फ्लूइड चलने की कोशिश करेगा लेकिन अपनी नॉर्मल कंडीशन में जहां से चलता हुआ आया है वैसा ही। लेकिन अब क्या हुआ, फ्लो एरिया बढ़ गया। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये फ्लूइड चल रहा था तो इस पाइप के सरफेस को अंदर से गीला करता हुआ चल रहा था। ठीक है, और इसके अंदर लगने वाला जो फ्रिक्शन था वो इसका अवरोध कर रहा था। अब क्या होगा कि जब बड़े डायमीटर के पाइप में ये फ्लूइड पहुंचेगा तो वहां पर क्या होगा कि ये पहली बात तो जो फ्लूइड है वो सरफेस को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो सरफेस आपको इसको फ्लूइड को जब मिलेगा तो ये कुछ ऐसी डायरेक्शन में अपनी शेप को चेंज कर लेगा। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि फ्लूइड का शेप कैसा हो गया और एनलार्जमेंट की वजह से इसमें क्या चेंज आया। अब एक्चुअली ये जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स में क्या होगा, एडीज फॉर्म होंगी। एडीज, इनको क्या बोलते हैं हम? भंवर। ये भंवर आप लोगों ने देखे होंगे तालाबों में या कहीं गंगा किनारे आप जब जाते हैं घूमने तो वहां पर आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे भंवर देखने को मिलेगी। ऐसी कुछ भंवर यहाँ पर मिलेगी। और ये बनेगी क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड लार्ज डायमीटर के पाइप में जब जा रहा है तो जो उसके सरफेस को टच करने की कोशिश करेगा तो फिर जो एनर्जी पहले थी वो एनर्जी अचानक से डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, फिर भंवर बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा ही जो मतलब सिस्टम है आपका, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सडन एनलार्जमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? सडन एनलार्जमेंट सिस्टम। ठीक, तो अब देखिए एक कॉमन एग्जांपल लिया गया है। जैसे कि मैंने, देखिए ये फिगर है, इसमें एक कम व्यास वाला पाइप मैंने एक सॉकेट के जरिए जोड़ा हुआ है। किससे? बड़े डायमीटर के पाइप से। ठीक है, और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। इस चीज को आप अपने घरों के आसपास जो पाइप फिटिंग्स होती हैं वहां पर देख सकते हैं। और सबसे कॉमन एग्जांपल आपके घर में यूज होने वाला हैंडपंप। हैंडपंप में आपने देखा होगा कि जो जहां से पानी निकलता है
ये एग्जिट पॉइंट है टोटी, और ये जो है एक बड़ा पाइप है, ठीक है, जिसमें नीचे से पानी आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक्चुअल में ये जब फ्लूइड नीचे से आएगा तो इसमें एग्जिट पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इसको अभी डायरेक्शन इसका कैसा है, फ्रॉम लार्ज डायमीटर टू स्मॉल डायमीटर, तो ये सडन कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर मैं इसको अगर फ्लो इधर से इधर देखने की कोशिश करूं तो क्या होगा कि अगर ये जो पाइप है इसका डायमीटर कैसा है, कम है, और इसका डायमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये यहां से क्या होगा, ये सडन एक्सपेंशन या फिर सडन एनलार्जमेंट का एग्जांपल बन जाएगा अगर डायरेक्शन टोटी से अंदर वाले पाइप की तरफ होना शुरू हो जाए तो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसा ही एग्जांपल ये मैंने लिया हुआ है, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सडन एनलार्जमेंट सिस्टम। अच्छा, सडन एनलार्जमेंट में बढ़ता क्या है, फ्लो एरिया बढ़ता है किसका, फ्लूइड का, और डायमीटर बढ़ता है किसका, पाइप का, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको ओपन तरीके से बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके दिखाई देगा। ये जो पाइप है, ये वाला बाहर वाला, ये है आपका लार्ज डायमीटर का जिसका डायमीटर ज्यादा है, और ये वाला कम डायमीटर का है, ठीक है। और फ्लो की डायरेक्शन आप लोग देख ही रहे हो, वो यही है, फ्लूइड चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो अभी मैंने पहले आपको बताया था कि ये सरफेस को ढूंढने की कोशिश करेगा, कौन, फ्लूइड। तो अब सरफेस तक तो पहुंच गया, लेकिन ये वाला जो एरिया है इसको ये कवर नहीं कर पाता है सडन एक्सपेंशन की वजह से, सडन एनलार्जमेंट की वजह से। इस वजह से क्या होता है कि जब प्रेशर ड्रॉप होता है तो प्रेशर ड्रॉप की वजह से यहाँ पर क्या होती है, बमर बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एडीज, ठीक है, क्या कहते हैं, एडीज, ठीक। तो आई थिंक ये सडन एनलार्जमेंट का एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में जो इसमें हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट है उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि हम इसको दो सेक्शंस में मान लेते हैं। माना कि ये सेक्शन हमारा फर्स्ट है और ये वाला सेक्शन 2 है, ठीक। और जो एक्सपेंशन वाला एरिया है इसको हम मान लेते हैं ई सेक्शन। ई स्टैंड फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब हमारा ये जो सिस्टम था पाइप का, ये 3 सेक्शंस में डिवाइड हो गया है, सेक्शन 1-1, सेक्शन ई, सेक्शन 2-2, ठीक। तो जब आप हेड लॉस इसका कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, तो वहां पर आपको 2 चीज हमेशा याद रखनी है। पहली चीज तो ये कौन सी, बर्नौली इक्वेशन, जो कि इसमें अप्लाई होती है। दूसरी कंटिन्यूटी इक्वेशन, इन दोनों का हम इसमें यूज करने वाले हैं। और इन दोनों का ही नहीं, आगे आने वाली सारी स्टडीज में हम बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करते आएंगे, और बाद में इंडस्ट्रीज में भी अच्छा खासा इसका उपयोग होता है। इसके बिना आप कोई भी डेरिवेशन किसी टाइप का नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन वही पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक।
चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 पर जो फ्लूइड का प्रेशर है उसको हम मान लेते हैं P1 और जो द्रव की वेलोसिटी है उसको मान लेते हैं V1। ठीक है, और इसका जो एरिया है इस साइड वाला इसको हम मान लेते हैं A1। ठीक है, अब सेक्शन 2 पर हम मान लेते हैं प्रेशर P2, एरिया A2 और द्रव की वेलोसिटी V2। ठीक, ऐसे ही जो हमारा एडी सेक्शन है या एक्सपेंशन वाला सेक्शन है इस पर P प्रेशर जो है उसको मान लेते हैं P डैश। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है ये कि ये प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, कैसा होगा, इसलिए मैं क्या किया उसमें P डैश मान लिया। ठीक, चलिए देखते हैं हमने क्या क्या माना। हमने माना पाइप के सेक्शन 1 पर P1 क्या था, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, मतलब द्रव का प्रेशर। ठीक, और जो V1 था वो क्या था, द्रव की वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक, और जो A1 था वो क्या था, पाइप का क्षेत्रफल, मतलब एरिया। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली सेक्शन 2 पर P2 क्या था, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक, और V2 द्रव की वेलोसिटी। ठीक है, फ्लूइड वेलोसिटी। ठीक है, और A2 क्या था, एरिया ऑफ पाइप। ठीक है, तो दोनों सेक्शंस पर हमने जो जो चीज मानी थी वो हमने लिख ली। ठीक है, अब जो सेक्शन आपका C मतलब E है, मतलब जो एक्सपेंशन सेक्शन है, वहां पर हमने जो P डैश था उसको मान लिया था द्रव का प्रेशर। ठीक, फ्लूइड का प्रेशर। तो आई थिंक ये सारे के सारे जो आपने पैरामीटर्स माने हैं तीनों सेक्शन पर वो आपको पता लग गए, आपने लिख भी लिए। अब हम क्या करते हैं, अब सेक्शन 1 और 2 पर के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाने पर। ठीक, तो जब 1 सेक्शन पर आप बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो वहां से क्या बनेगी,
P1 अपॉन रो जी प्लस V1 अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू 2 पर क्या हो जाएगी, P2 अपॉन रो जी प्लस V1 का स्क्वायर, सॉरी V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ठीक है, अब ये Z1 और जो Z2 है इसको भी हम इधर अपने फिगर में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये जो हाइट है ये किसी भी डेटम लाइन से आप ले लीजिए, ये आपका Z2 है, ये आपका Z1 है, ये क्या है, हाइट हो गई। ये डेटम लाइन है, डेटम लाइन का मान लीजिए आप सबसे निचला सरफेस या धरती जहां पर ये सिस्टम रखा हुआ है, जहां की ऊंचाई से हम इसको ये देख रहे हैं। ठीक है, चाहो तो आप इधर सेक्शन 1 पर ये मेंशन कर सकते हो Z1 और इधर Z2। ठीक है, हाइट ऑफ पाइप और इधर भी हाइट ऑफ पाइप। ठीक है, तो एक्चुअल में अब हम कर क्या रहे हैं, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये सोचिए कि हेड लॉस हो रहा है, वो भी एनर्जी है, तो वो भी मुझे इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा HE, और HE स्टैंड फॉर हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन और एनलार्जमेंट। ठीक, अब मैंने ये राइट हैंड साइड में क्यों जोड़ा, ये भी आपको बता देते हैं। एक्चुअल में होगा क्या, जो भी लॉस आपका हो रहा है एनर्जी का, वो राइट साइड में हो रहा है। ठीक है, और जो एरिया एक्सपेंड हुआ है वो किधर हुआ है, राइट साइड में, मतलब सेक्शन 2 की तरफ हुआ है। तो मैंने इसीलिए वो जो बर्नौली इक्वेशन की जो फॉर्म थी उसमें मैंने राइट हैंड साइड में, मतलब सेक्शन 2 की तरफ हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन का टर्म ऐड किया है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखें कि जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा होती हैं, जो और एनर्जीज कभी कभी काम करने लगती हैं, उनको हम सेक्शंस के हिसाब से ही उनको ऐड करते हैं। अगर वो सेक्शन 1 की तरफ है तो 1 तरफ जोड़ेंगे, और 2 की तरफ है तो 2 की तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बर्नौली इक्वेशन निकल के आ गई। अब होगा क्या, जो फिगर है वहां पर आपने देखा कि जो Z1 है और जो Z2 है उनकी हाइट सेम है, मतलब Z1 इक्वल्स टू Z2 है। ठीक है, फ्रॉम फिगर। तो मैं अभी इस इक्वेशन में Z1 Z2 को कैंसिल आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास अब बचेगा क्या, इसको HE की फॉर्म में कर लेते हैं। HE बराबर क्या बचेगा, देखिए P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, इतना बचेगा। ठीक है, इसको एडजस्ट करके अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे HE बराबर P1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बर्नौली इक्वेशन अप्लाई
हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा था तो उस पे कौन कौन से बल कार्य कर रहे थे, तो क्या देखेंगे, फ्लूइड फ्लो के दौरान पाइप में लगने वाले बल, फोर्सेस। ठीक है, तो अभी देखिए, एक तो प्रेशर मतलब जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एक तो प्रेशर की वजह से होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, पी ए। ठीक है, वो चल रहा है किधर, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये सेक्शन 1 था। ठीक है, और इधर जो है वो सेक्शन 2 है। तो जब ये इस एरिया को, एनलार्जमेंट एरिया को क्रॉस करते हुए जाएगा तो जो सेक्शन 2 की तरफ जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, इधर से आने वाले फ्लूइड को बैक फोर्स देगा। ठीक है, जब वो बैक फोर्स देगा तो इसका मतलब होगा कि इधर से जो P2 और जो A2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, वो नेगेटिव फोर्स देगा। ठीक है, अच्छा, और एक फोर्स और काम करेगा जो यहाँ पे मैंने माना हुआ था P डैश। ठीक है, तो वो P डैश क्या होगा, अब देखिए यहां तक जो एंट्री हो रही है इसमें, यहां पर तक एरिया क्या था, A1, और एक्सपेंड हुआ वहां पर एरिया कितना था, A2। तो इतना एरिया कितना बचा, A2 माइनस A1, और इसमें मैं प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है, जो फोर्स बराबर होता है वो क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो वहीं से मैंने ये रिलेशन निकाल दिया है, फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के फोर्सेस थे। पहले तो था सेक्शन 1 पर, वो कौन सा था, P1 A1, जो कि डायरेक्शन कैसी थी, पॉजिटिव डायरेक्शन थी। ठीक है, एक होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, वो कौन सा होगा, P2 A2। ठीक, और एक फोर्स कहां पर लग रहा था, एक्सपेंशन वाले इलाके में। ठीक है, तो वहां पर मैंने क्या निकाला था, P डैश A2 माइनस A1। ठीक है, किसके बराबर चल रहा है, टोटल फोर्स के, जो कि मैंने F मान रखा है, मतलब जो सारे बल हैं वो F है। ठीक है, फोर्स है सभी, तो सारे फोर्स से पता लग गए आपको। ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिए, चूंकि फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया, मतलब दाब इनटू क्षेत्रफल। तो इसी से हमने सेक्शन 1 ये देखो, ये 1 सेक्शन के लिए है और ये 2 सेक्शन के लिए है। ठीक है, और ये कहां पर है, सेक्शन ई पर, मतलब एक्सपेंशन सेक्शन पर है। ठीक, अच्छा, अब जो इतना पार्ट है P1 A2 माइनस A1, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, मतलब प्रयोगात्मक अध्ययन से प्राप्त किया गया है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में एक्सपेंशन में
इलाके में जो एरिया निकल रहा है जहां पर एडीज फॉर्म हो रही हैं, यहाँ देखिए जहां पर एडीज फॉर्म हो रही हैं ये तो इसका एक्चुअल में एरिया कितना होगा वो हमें नहीं पता है। हमने मोटे मोटे तौर पर क्या कर दिया है कि जो जहां से हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था और जहां से एंट्री हो रही थी उस इधर वाले एरिया में से इधर का एरिया हमने माइनस कर दिया और जो प्रेशर था पी डैश उससे मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी से हमें पता लगता है। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी से हमें एक बात और पता लगती है, वो ये कि जो पी डैश है वो बराबर होता है पी बन के। ठीक है, ये भी कैसे पता लगा है? प्रयोगात्मक अध्ययन से। ठीक है, तो अब हम पी डैश को पी वन से रिप्लेस करके इस वाली इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। तो अब ये क्या बनेगी? पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू। अब यहां पर पी वन ए टू माइनस ए वन इक्वल्स टू एफ। ठीक, चलिए इसको अब एडजस्ट कर लीजिए। पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू प्लस पी वन ए टू माइनस पी वन ए वन इक्वल्स टू एफ। ठीक, तो अब यहां से पी वन ए वन कट रहा है, यहां से देखिए ए टू कॉमन आएगा दोनों में, तो यहां से हम ये कर सकते हैं पी वन माइनस पी टू बराबर एफ। ठीक, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास दो टर्म हो गए। एक टर्म हम इसमें और लेके आएंगे, वो कौन सा लेके आएंगे? संवेग वाला टर्म, क्योंकि इसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं प्रति सेकंड मोमेंटम मतलब संवेग में बदलाव की दर, मतलब एक सेकंड में मोमेंटम कितना चेंज होगा, कितना बदलेगा। ठीक है, तो मोमेंटम आप लोग जानते हो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, द्रव्य इंटू वेग। अब हम ये दोनों सेक्शन पर देख लेंगे। सेक्शन 1-1 पर, सेक्शन 1-1 पर क्या होगा? देखो फ्लूइड है, मास तो सेम है उसका, तो m वहां पर वेलोसिटी क्या थी? v1 थी। और जो सेक्शन 2-2 है वहां पर क्या निकलेगा? m v2। ठीक, जब आप चेंज निकालोगे तो क्या करोगे? सेक्शन 2-2 वाले संवेग में से सेक्शन 1 वाला घटाओगे। ठीक है, तो जो आपका मोमेंटम संवेग चेंज निकलेगा, मतलब बदलाव निकलेगा, वो क्या निकलेगा? एम वी टू माइनस एम वी वन, क्योंकि चेंज कितना हुआ वो तुम्हें बाद में पता लगेगा ना। तो बाद वाले में से पहले वाला घटा दीजिए, मतलब सेक्शन 2-2 वाले में से सेक्शन 1-1 वाला आप माइनस कर दीजिए, तो वहां से हमें ये मिलेगा। ठीक, अच्छा अब जो हमारा मास होता है, ये मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही होता है ना। ठीक, तो मानना द्रव की जो डेंसिटी है वो रो है और उसका वॉल्यूम क्या है? कैपिटल वी है। ठीक, अब ये जो v है, अगर इस v को हम एरिया के हिसाब से देखें तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा?
रो इंटू एक तो आएगा एरिया, ठीक है, इंटू क्या आएगी वेलोसिटी। ये क्यों आएगी? कंटिन्यूटी इक्वेशन में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि मतलब कुछ समय में जब फ्लूइड आपका थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, मतलब माना वो समय कितना था, t था, ठीक है, और इधर से वेलोसिटी कितनी थी, v थी। तो जब t समय में हम डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, क्या होता है, चाल गुणा समय, क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल हमारे पास कितनी है, v, और समय कितना है, t, ठीक है, तो vt हो गया डिस्टेंस, ठीक। और इस सेक्शन का एरिया माना हमने कितना मान लिया, ये है, ठीक। तो जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, एरिया इंटू और ये वाला डिस्टेंस जितना चल के गया है, तो वहां से क्या हो जाएगा, v इंटू टी। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, प्रति सेकंड पता कर रहे हैं, प्रति सेकंड मतलब टाइम हमारा कितना है, 1 सेकंड है, ठीक है। तो 1 सेकंड है, इसका मतलब टी की जगह 1 रख दो, तो आपको मिलेगा कितना, a इंटू वी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम मिल गया। तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया यहाँ पर, रो इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो ये हम दोनों इक्वेशन जो है दोनों कंसेप्ट के लिए यूज कर लेंगे, जो हमने इनलेट सेक्शन 2.2 और सेक्शन 1.1 पर लगाई हुई है। तो इसके अनुसार हमारा अब जो इक्वेशन थी ये वाली, ये क्या बन जाएगी, रो A2 V2, ठीक है, और एक V2 पहले से चल रही है, माइनस यहां पर रो A2 V2 और एक V2 पहले से चल रही है, ठीक है। कुल मिला के बना क्या ये, रो A2 V2 का स्क्वायर, इधर से ये B1 आएगा, इधर V1 का स्क्वायर, सही है, ठीक है। सॉरी, इधर यहां भी एरिया 1 होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, ये है सेक्शन 2.2 पे मोमेंटम और ये सेक्शन 1.1 पे मोमेंटम, और ये टोटल हमारा क्या है, चेंज निकला। अब हम आते हैं कहां पर, कंटिन्यूटी इक्वेशन पर। वहां से हमें क्या लगेगा, सेक्शन 1.1 एंड सेक्शन 2.2 के बीच में आपको ये लगाना है। तो वहां से क्या होगा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। यहां से मैं अगर A1 की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, A2 V2 अपॉन V1 मिला। अब मैं इसको जो A1 की वैल्यू है इसको मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या माना था इधर, वो इक्वेशन 2 थी, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए और इसको इक्वेशन 4 कह दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 से A1 का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, ठीक। अब आपको क्या मिलेगा, वो इक्वेशन रो A2 V2 का स्क्वायर माइनस रो A1 की वैल्यू कितनी चल रही है, A2 V2 अपॉन V1, ठीक है। और यहां पर देखिए V1 का स्क्वायर चल रहा है, ठीक। तो यहां से एक V1 से हम एक V1 काट सकते हैं। तो अब आपके पास रह क्या गया, देखिए रो A2 दोनों तरफ कॉमन है, तो इसको मैं
मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ रो A2, अंदर क्या रह गया V2 का स्क्वायर माइनस V1 V2, इतना रह गया। ये क्या निकला है, हम निकाल क्या रहे थे ऊपर से, मोमेंटम चेंज, संवेग में बदलाव, यही निकाल रहे थे। ठीक, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। ठीक, चलिए अब जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, न्यूटन्स का द्वितीय नियम क्या है, हमेशा क्या होता है, वो जो लगने वाला कुल फोर्स मतलब बल किसके बराबर होता है, मोमेंटम में आया बदलाव। ठीक है, तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं। देखिए जो मोमेंटम में आया बदलाव है वो कौन सा है, इक्वेशन नंबर 5 से मिल रहा है। ठीक है, और टोटल फोर्स जो मिल रहा था हमें चेंज वाला, वो कौन सा मिल रहा था, इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, इन दोनों को हम वहां पर रख देते हैं। तो फोर्स कितना था, A2 P1 माइनस P2 बराबर, ये हमें क्या मिल रहा था, रो A2 और यहां से था V2 का स्क्वायर माइनस V1 V2। A2 से A2 हम काट सकते हैं। अब हमें मिला क्या, P1 माइनस P2 बराबर V2 का स्क्वायर माइनस V1 V2, हमें ये मिला। ठीक है, और रो भी चल रही है तो रो भी मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 6 को रोजी से भाग करने पर क्या मिलेगा आपको, P1 माइनस P2 अपॉन रोजी इक्वल टू रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 V2 अपॉन रोजी। यहां से आप रोजी को काट दीजिए। ठीक है, बचा क्या, P1 माइनस P2 अपॉन रोजी इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 V2 अपॉन जी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। अब आइए इक्वेशन नंबर 1 पर। फ्रॉम इक्वेशन 1 वो क्या थी, HE इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन रोजी प्लस V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है किसकी, इक्वेशन नंबर 7 से। इक्वेशन 7 से P1 माइनस P2 अपॉन रोजी का मान रखने पर आपको क्या मिलेगा, HE इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 V2 अपॉन G प्लस V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ गया 2G, तो G डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये आएगा 2V2 का स्क्वायर माइनस V1 V2 प्लस V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। अब 2V2 स्क्वायर में से एक जाएगा तो क्या बचेगा,
एक V2 स्क्वायर बचेगा। तो क्या बचा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस V1 V2 अपॉन 2G। अब देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2AB बराबर क्या होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, तो फाइनल हमें क्या मिला, HE इक्वल टू V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G इसका होल स्क्वायर। यही होता है आपका हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक है, तो आपको अगर हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन निकालना हो, एनलार्जमेंट निकालना हो, तो क्या करेंगे आप, आपको एक तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी द्रव की और फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी। ठीक है, इनिशियल में से फाइनल घटाकर उसका आप स्क्वायर कर दीजिए और 2G से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर है, हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक है, इसकी थ्योरी इसमें ऐड कर दे रहे हैं, आप नोट कर लें, यहां से कंप्लीट डिटेल है इसमें। एक एक टर्म को आप देखते जाइए, लिखते जाइए और समझते जाइए, आपको अच्छे से क्लियर होगा और एग्जाम में लिखने में सहायता ही मिलेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।